फिर से आज ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 8 का सिविक्स का लेसन 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ए रिटेन डॉक्यूमेंट in which we find such rules is called a constitution। भारतीय संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें अनगिनत नियम और कानून लिखे गए हैं जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम लोग अनगिनत के गेम खेलते हैं, सभी गेमों में नियम का यूटिलाइजेशन होता है। सपोज डेट हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और उस इमेजिन करते हैं कि उस गेम में, उस क्रिकेट में हम लोग कोई नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या वो खेल खेल रह जाएगी? क्या उस खेल का कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। उसी तरीके से संविधान का प्रयोग या संविधान के नियम या कानून हमारे लिए काफ़ी सुटेबल होते हैं, यूज़फुल होते हैं, जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन का निर्वहन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने बोर्ड्स पे जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट है, इट्स ले डाउन द आइडियल्स एंड विच हेल्प द डेवलप ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल्स। सबसे पहले बात करेंगे, इसमें इस ऐसी आइडियल्स को रखा गया है जिसमें लोगों के बीच में ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन जोड़ने का, कोऑर्डिनेशन लाने का काम वो हमारा संविधान करता है। दूसरी पॉइंट की बात करें, इट्स हाईलाइट द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स द कंपोजिशन एंड डिवीजन ऑफ द पावर्स। अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट की जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जो काम करने का जो उनकी रणनीति है, उनको किस तरीके से पावर उनका बांटा गया है, ये सारे हाईलाइट्स पॉइंट जो है हमारे संविधान में वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट अगर तीसरी पॉइंट की बात करें, इट्स क्लियरली इंडिकेट द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटीज द राइट्स ऑफ द पीपल्स। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट आप जब से अपने विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तभी से आप डिसिप्लिन के नियमों से बंध जाते हैं। आपका एक लिमिट्स होते हैं, आपका एक डिसिप्लिन के ही माध्यम से आप वर्ग में या क्लास में या अपने विद्यालय में वर्क करते हैं, रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। सेम उसी तरीके से जीवन में मनुष्य भारतवर्ष के सभी सिटीजन्स के लिए या जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जिनके पास संविधान है, उन सभी को अपने नियमों में बंध कर ही अपने जीवन का निर्वहन करना होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक्स में मेरा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि संविधान सभा क्या है। एक्चुअली स्टूडेंट बात करेंगे, जब मेरा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम अपने देश को कैसे चलाएं। तो उस चलाने के लिए फिर हमें संविधान बनाना था, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान मेरे भारत का है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में हमारे भारत के ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 300 आदमियों का सहयोग हुए, और जिनके बाद चलिए अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। अगर हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर हम लोग शॉर्टली में बात करें तो क्या है, बॉडी ऑफ लीडर्स, मतलब एक तरीके से नेताओं का समूह था, लीडरों का एक ग्रुप था जिन्होंने इसमें बहुत सारे वर्क किए हैं। और अगर बात करें तो बॉडी ऑफ लीडर्स हैड ए ह्यूज टास्क ऑफ द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री। हमारे इन्होंने सभी लीडर्स मिलके, अप्रॉक्सीमेटली 300 लीडर मिलके और भारतीय संविधान का निर्माण करने में हेल्पफुल हुए हैं और निर्माण किए हैं। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, इनका गठन कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1946 को इसका गठन हुआ था। उसके बाद बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के बाद टेम्पोररी चेयरमैन बनाए गए थे। जो टेम्पोररी चेयरमैन जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को बने थे। इनके बाद 9 दिसंबर के 2 दिन बाद ही इनकी तबीयत, मतलब 2 दिन में ही इनका तबीयत खराब हो गया, और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट चेयरमैन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगर हम लोग बात करें टाइमिंग, संविधान बनने में कितने समय लगे थे, टाइमिंग कितनी थी इसकी, तो 2 years 11 months और 18 days थे। चलिए आगे, संविधान का प्रारूप कैसा होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी होगी, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे।
इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से भारतीय संविधान संसार में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब मेरा संविधान बना था तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है, जो हमारा संविधान जब बना था तो उसमें आर्टिकल्स थे, तो उसको हम लोग हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। आर्टिकल्स कितने थे जब संविधान बना था उस समय? तो 395 थे। पार्ट्स जब इसी अनुच्छेद को डिवाइड करते हैं तो वो पार्ट्स उस पे बनते हैं और शेड्यूल्स बनते हैं। पार्ट्स जो है 22 है और शेड्यूल्स जो है उस समय 8 थे। लेकिन नाउ डेज की बात करेंगे तो आज आर्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली डे टू डे बढ़ते रहते हैं जब भी अमेंडमेंट होता है, बट आज अप्रॉक्सीमेटली जो है अगर बात करें तो आर्टिकल्स 448 है, पार्ट्स 25 है और शेड्यूल्स 12 है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब मेरा दूसरा पॉइंट है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, या हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का पिलर्स है ना। अब वो क्या क्या है? तो पहला की हमारा फीचर्स क्या है? फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का हिंदी मीनिंग होता है संघवाद। क्या है ये फेडरलिज्म? एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। एक लेवल से अधिक तरीके के गवर्नमेंट में जो एक संरचना है, उस संरचना को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अगर देखा जाए शॉर्टली तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स के लेवल में बटा हुआ है। ये लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं पंचायती राज सिस्टम, जो हमारे पंचायत में होते हैं। और चलिए हम लोग इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से सबसे ऊपरी वाला भाग में जो है हम लोग देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिकेट किए हैं। उसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, और इसके स्टेट गवर्नमेंट में ही हमारा लोकल गवर्नमेंट्स आ जाते हैं, जिसको हम लोग पंचायती सिस्टम भी कह सकते हैं, हमारे जो पंचायत में होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक से स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन प्रणाली क्या है? इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स द पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें क्या होते हैं कि इसमें लोगों की भागीदारी होती है, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, और इंक्रेज द डेमोक्रेसी एंड ब्रेक क्लासेस ऑफ द कास्ट, क्लास एंड जेंडर को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट तीसरा हमारा टॉपिक है सेक्युलरिज्म, जिसको हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। सेक्युलरिज्म एक ऐसा शब्द है जिसमें हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए थे, जिसके माध्यम से कहा गया था कि इसमें सभी धर्मों को, भारतवर्ष में सभी धर्मों को रहने का समान अधिकार दिया गया है। ए स्टेट विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। कोई भी राज्य, स्टेट्स जो है एक खास धर्मों को प्रमोट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे भारतवर्ष में सभी धर्मों का समानता दी गई है, इक्वलिटी दी गई है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसको हम लोग शॉर्टली में कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ पावर्स, मतलब पावर्स को बांटना। द ईच ऑर्गन्स परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस एंड चेक्स अनदर ऑर्गन्स मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन देम। मतलब एक ऑर्गन्स दूसरे एक ऑर्गन्स, तीनों ऑर्गन्स मिलके और हमारे भारतवर्ष में काम करते हैं, अपने अपने उनका पावर जो है बांटा गया है। अगर हम लोग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो पहले ऑर्गन्स में लेजिस्लेटर आ जाता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी सदस्य होते हैं जो इम्प्लीमेंट द लॉ करते हैं। तीसरा होता है जुडिशियरी, जो सिस्टम ऑफ लॉ, जैसे सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सब कोर्ट्स। चलिए 4 टॉपिक की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा 4 टॉपिक है स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव के लिए और हमारे अभी इस चैप्टर क्लास के लिए। फंडामेंटल राइट्स क्या है? संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार ये हम लोगों को, भारतवासी को मिला है। द फंडामेंटल राइट्स आर रिफर्ड एज ए कंसिनेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब एक तरीके से भारतीय मौलिक अधिकार हमारा एक तरीके से आत्मा है भारतीय संविधान का। ये बोले तो पार्ट 3 में है, भाग 3 में है, आर्टिकल्स 12 से 35 तक है, और ये टेकन फ्रॉम अमेरिका। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया है। अब एक्चुअली बात करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ हम लोग इसको समझते हैं। हमारे जब संविधान बने थे तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स हम लोग को दिए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 ही फंडामेंटल राइट्स हम लोग को पढ़ने हैं। एक फंडामेंटल राइट जो है संपत्ति का अधिकार जो है, अब वो उनको अधिकार नहीं है, वो हटा दिए गए हैं और 300 के क में डाला गया है उसे, लेकिन वो अब मेरा कानूनी अधिकार बन गया है।
चलिए अब मैं अभी जो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनके विषय में जानते हैं। पहला जो है राइट टू इक्वलिटी। क्या है राइट टू इक्वलिटी? ये कहां से है? आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि हमने बताया कि 12 से 35 है, लेकिन अब जानेंगे कि हमने कहां से स्टार्ट किया? 14 से 18 तक। तो ये 12 से 35 कहां चला गया? तो 12 से 13 तक सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का डिफिनेशन दिया गया है, इसकी परिभाषित किया गया है। अगर नेक्स्ट दूसरी पॉइंट की बात करें तो पहला राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का मतलब है समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 90 से 22 तक है। और तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, इसका अर्थ हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार और आर्टिकल 23 से 24 तक है। नेक्स्ट अगर चौथा की बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इस तरीके से कहेंगे इसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 25 से 28 है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स पांचवा द कल्चरल्स एंड द एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 है। और इसमें अगर स्टूडेंट बात करते हैं तो इसमें हमारा संस्कृति और एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का क्या होता है कि संविधान संशोधन का अधिकार आर्टिकल 32 से 35 दिया हो। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 बहुत ही मेंशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है और हम इन चीज़ों को याद करना है। स्टूडेंट्स ये 1 से 6 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम लोग और भी नेक्स्ट क्लास में डीपली इनको पढ़ने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से फिर समझेंगे इसके विषय में। लेकिन आपको ये 6 पॉइंट जो है काफ़ी अच्छे से याद भी करने हैं, समझने भी हैं और आपको मैं समझाया भी हूँ। स्टूडेंट्स मैंने आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से आपको सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने समझाया है। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और देखने के बाद जो है जब वीडियो आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाता है तब भी कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स होते हैं तभी उस कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को लिखिए ताकि हम समझ सके कि आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।